क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो है यहाँ पे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और मैं आप सभी को दावे के साथ कहता हूँ कि इसी 50 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम हॉल में देखने को पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर होगा और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखते आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राष्ट्रवाद का क्या है, मतलब राष्ट्रवाद जो है वो क्या है, ठीक ना। तो राष्ट्रवाद जो है ना वो एक देश की प्रति भक्ति है, ठीक ना, और सांस्कृतिक एकता है, भौगोलिक एकता है। यानी राष्ट्रवाद जो है ना वो देश के प्रति सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता को दर्शाता है, अर्थात वे उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ था। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो था ना वो 14वीं शताब्दी के उपरांत ही हो गया था, ठीक ना। यानी कि 14वीं शताब्दी के उपरांत ही क्या हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो चुका था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, मुख्य वर्ष कौन सा था, है, ठीक ना। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका मुख्य वर्ष जो था वो कौन सा था, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो कब हुई थी, ठीक ना। तो मैं आप सभी को बता दूं 76 में फ्रांसीसी क्रांति जी नहीं बल्कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, नेपोलियन का शासनकाल किस देश में था। यानी नेपोलियन जो था वो कहाँ का सम्राट था, ठीक ना। सीधी क्वेश्चन ये पूछने का मतलब है कि नेपोलियन जो था कहाँ का सम्राट था। क्या जर्मनी का सम्राट था, क्या वह इंग्लैंड का सम्राट था, क्या वह फ्रांस का सम्राट था, क्या वह रूस का सम्राट था। तो मैं आप सभी को बता दूं नेपोलियन जो था ना प्यारे साथियों वो आपको फ्रांस का सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि उदारवाद किस पर आधारित है, ठीक ना। यानी उदारवाद जो है वो किस पर आधारित है। तो उदारवाद जो है ना वो स्वतंत्रता पर आधारित है। किस पर आधारित है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता पर। तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रैपिड फायर की तरह ले चल रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का कराना जो है पीछे छूट चुका है, ठीक ना, उन सभी को करा रहा हूँ, ठीक है। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि वियना सम्मेलन का जो आयोजन था ना वो किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है क्या कि वियना कांग्रेस, ठीक ना, कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, ठीक ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि वियना कांग्रेस जो था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 1815 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, मेटरनिक युग किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी कि मेटरनिक युग जो था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो मेटरनिक युग प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक ना। तो मेटरनिक युग की बात करते हैं ना प्यारे साथियों, तो मेटरनिक युग जो था ना वो 1815 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। यानी जुलाई 1830 की क्रांति का जो मुख्य कारण था प्यारे साथियों उसका मुख्य कारण क्या था। तो जुलाई 1830 की क्रांति का मैं आप सभी को बता दूं मुख्य कारण यही था कि लुई 18वां जो था ना उसकी नीतियाँ था, ठीक ना। यानी कि लुई 18वां की नीतियाँ थी। चलिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी। तो इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी ना वो आपकी ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। सबसे बड़ी बाधा क्या था, ऑस्ट्रिया था। और इस पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी क्या था। यानी कार्बोनरी जो था वो क्या था। तो मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों तो कार्बोनरी जो था ना एक गुप्त दल था, ठीक ना। कार्बोनरी क्या था, एक गुप्त दल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या रखा है 1834 में यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने किया था, ठीक ना। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि यंग यूरोप की जो रचना था ना वो मेजनी ने किया था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर का रखा है यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रखा जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। प्यारे बच्चों जर्मनी के मतलब एकीकरण में सबसे अगर अहम भूमिका यहाँ पे देखा जाए ना तो बिस्मार्क साहब का था, ठीक ना। सबसे ज़्यादा बिस्मार्क का यहाँ पे भूमिका था, ठीक है।
चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति जो था ना, वो किसने यहाँ पे शुरू किया था। तो रक्त और लौह की नीति का मतलब संबंधित है वो बिस्मार्क से संबंधित, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, जलवैरानी किसके लिए बनाई गई थी। यानी जलवैरानी जो एक संस्था थी, ये पूछेगा क्या था, तो एक संस्था था, किसके लिए बनाई गया था, ठीक ना, मतलब किसके लिए बनाया गया था। तो वह व्यापारियों के लिए, व्यापारिक समानता के लिए, व्यापारी की समानता के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संसद किस देश में हुई थी। यानी फ्रैंकफर्ट की जो संसद था वो किस देश में हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संसद जर्मनी में हुई थी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का किस पर सबसे ज़्यादा अगर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा तो वह पूरे यूरोप पे पड़ा था, ठीक ना, पूरे यूरोप पे पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। देखिए प्यारे बच्चों, 1848 का जो मुख्य कारण हुआ था ना, वो भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, जिसके कारण 1848 का जो क्रांति हुआ वो क्रांति शुरू हुआ, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में विक्टर एमेनुअल का योगदान किस प्रकार का था, ठीक ना। तो विक्टर एमेनुअल का अगर हम योगदान देखते हैं ना, तो विक्टर एमेनुअल साहब ने राजनीतिक के का काम किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। मतलब गैरीबाल्डी जो था ना, वो पेशे से एक प्रकार का क्या था, नाविक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ। यानी नेपोलियन का पतन जो था ना, वो कब हुआ। तो नेपोलियन का पतन का अर्थात नेपोलियन का अंत हुआ 1814 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, हम यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ी के साथ आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे वृषेनशेफ्ट का उद्देश्य क्या था। यानी वृषेनशेफ्ट का जो उद्देश्य था ना, उसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्र का एकीकरण करना, राष्ट्रीय एकीकरण का करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कि वियना सम्मेलन के बाद किस युग की शुरुआत हुई थी। तो प्यारे साथियों, वियना सम्मेलन के बाद जो था वो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 1830 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। प्यारे बच्चों, 1830 की क्रांति का जो मुख्य परिणाम था ना, वह था फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक ना। 1830 की क्रांति का मुख्य परिणाम यही था कि फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, स्थापना हुआ मतलब वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप हो चाहे यंग इटली हो, दोनों का स्थापना जो था ना, वह मेजनी साहब ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन क्या रखा, जर्मन एकीकरण के लिए कौन जिम्मेवार था। यानी जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार थे वो बिस्मार्क साहब थे, ठीक ना। ये डबल क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन जो है ये डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। एक बार पिछले बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व किए थे ना, वो किए थे अलेक्जेंडर यहाँ पे चिप सिलांटी, ठीक ना। चिप सिलांटी ने किया था, ठीक ना। अलेक्जेंडर चिप सिलांटी ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी हंगरी का राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्यारे बच्चों किसने किया। तो वह थे कोसो, जिन्होंने हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, वाइमर राज्य किस देश से संबंधित है। यानी कि प्यारे बच्चों, वाइमर राज्य तो जो है वो किससे संबंधित है, वह जो है वो जर्मनी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 29 नंबर, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा, ठीक ना। तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध छिड़ा था ना प्यारे बच्चों, वह कब छिड़ा था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध छिड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और हम लोग का 20 क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक ना।
कि ओटो किस देश का शासक था, यानी ओटो जो थे वो किस देश के शासक थे। तो ओटो जो थे ना प्यारे साथियों वो यूनान के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का देखिए एक हो यहाँ पे सेडोन का युद्ध है, ठीक ना, दो युद्ध हुआ था यहाँ पे, एक तो सेडोन का युद्ध था और एक सेडोवा का युद्ध था, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच यहाँ पे लड़ा गया था, ठीक ना। तो मैं आप सभी को बता दूँ सेडोवा का युद्ध था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों 31 नंबर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नेपोलियन संहिता जो कि 1804 में लागू हुई थी उसका उद्देश्य क्या था। नेपोलियन संहिता जो 1804 में लागू हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था। तो देखिए उसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करना, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोनरी दल का उद्देश्य क्या था, यानी कार्बोनरी जो संगठन बनाया गया था उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। उस संगठन के बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र का अंत करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन है। 1831 में यंग इटली की स्थापना किसने किया। अभी ये 2-3 बार क्वेश्चन ये दोहरा गया, तो मेजिनी ने किया था, है कि ना। यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। ठीक है, चलिए प्यारे साथी 1 मिनट इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, मेजिनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक ना। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था ना प्यारे साथियों वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। प्यारे साथियों वियना सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, ठीक ना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ था, ठीक ना। जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम था ना प्यारे साथियों वो किसके खिलाफ था, तो वह तुर्की लोगों के खिलाफ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है नेपोलियन को किस संधि के तहत फ्रांस का शासक माना गया था, ठीक ना। नेपोलियन को किस संधि के तहत फ्रांस का शासक माना गया था, तो वह वियना की संधि के तहत यहाँ पे फ्रांस का शासक माना गया था, ठीक ना। चलिए प्यारे साथियों अगला है जाल्वेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो जाल्वेरिन जो संस्था बनाई गई थी उस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि व्यापारी को समानता दिया जाए, ठीक ना, व्यापारिक समानता। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा फ्रैंकफर्ट की संधि का परिणाम क्या था, यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उसका जो परिणाम हुआ वो क्या था। तो इसका मुख्य परिणाम था क्या कि जर्मनी का एकीकरण, ठीक ना। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1848 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था, यानी कि जो 1848 का क्रांति हुआ उसका मुख्य मतलब कि परिणाम यही हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख क्या किस देश का चांसलर बना, यानी कि मेटरनिख जो था ना प्यारे साथियों वो किस देश का चांसलर बना। तो मेटरनिख जो था ना वो ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कोसुद किस देश का नेता था, यानी कि कोसुद जो था वो किस देश का नेता था। तो प्यारे साथियों कोसुद जो था ना वो मैं आप सबको बता दूं तो वो हंगरी का राजनेता था। ठीक है, हंगरी के राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है सेडोन का लड़ाई, देखिए सेडोवा का लड़ाई हमने बता दिया था, अब सेडोन का लड़ाई कौन हारा, ठीक ना। सेडोन की लड़ाई में कौन हार गया, तो मैं आपसे बता दूं सेडोन की लड़ाई में जो था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोन की लड़ाई फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक ना, फ्रांस और प्रसा के बीच, जिसमें आपको फ्रांस की बुरी तरीके से हार हो गए थे। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुसेनसेफ्ट का उद्देश्य क्या था, यानी कि ब्रुसेनसेफ्ट का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय एकीकरण करना, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार हो चुका है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन का पतन कब हुआ था। तो नेपोलियन का पतन जो था ना प्यारे साथियों वो 1814 में हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, विक्टर एमेनुअल किस देश का शासक बना। विक्टर एमेनुअल जो था ना वो किस देश का शासक बने थे। तो विक्टर एमेनुअल जो थे ना वो इटली के शासक बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है प्यारे बच्चों, कह रहे 1830 की क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था। जो 1830 की क्रांति हुई थी ना प्यारे बच्चों, उसका मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य परिणाम, उसका प्रभाव जो था ना वो किस प्रकार से था, कहने का मतलब ये है। तो फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक ना। यानी कि 1830 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है, फ्रांस में। अगला है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। देखिए यंग इटली हो चाहे यंग यूरोप हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी क्या हो, इसकी स्थापना जो था ना ओमेजन ने किया, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अलेक्जेंडर यहाँ पे चिप सिलांटी किस देश से संबंधित थे। तो अलेक्जेंडर चिप सिलांटी जो थे ना वो किस देश से संबंधित थे, तो वह जो थे वह यूनान से थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री के यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से हमने कराया है, ठीक ना। और अगले चैप्टर का बहुत ही जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को खोलते हैं, चैनल का जो आप जो है होम पेज खोलते हैं, तो आपको पूरी तरीके से पूरा चैप्टर बाई चैप्टर हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। जा करके आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी इजीली कर पाइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ले